हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। और आप सभी को बता दें कि आपकी एग्जाम की डेट बहुत ही जल्द आने वाली है, तो बिना किसी देरी के एकदम से जुड़ जाइए। पूरी मेहनत के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ एकदम से बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देना है एग्जाम हॉल में। तो बिना किसी देरी के यहाँ पर क्लास को चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज आपको बता देते हैं आज का जो आपका टॉपिक है, यहाँ पर आपको योजना 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 और साथ ही साथ में पुस्तक, योजना और पुस्तक से रिलेटेड एक जगह पर मतलब सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। और यहाँ पर आपको बता दें, चाहे जूनियर सुपर टेट हो, चाहे प्राइमरी का सुपर टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए, यूपीएसआई हो या किसी भी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछा जाता है। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। हम समझते क्यों नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखते हैं यहाँ पर किस राज्य में देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना शुरू की जाएगी। किस राज्य में देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना शुरू की जाएगी। तो विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सही हो जाता है, मध्य प्रदेश। अब जितनी भी यहाँ पर योजनाएं आप देखेंगे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम कवर करते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट से आपका ये होगा कि सारे अलग से भी क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करते हैं इसमें। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं कैलाश सारंगे। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री कैलाश सारंगे। अब इस योजना के अंतर्गत क्या होगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के चिकित्सा विभाग के द्वारा शासकीय, स्वशासी चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग महाविद्यालयों एवं शासकीय पैरामेडिकल में पढ़ रहे चिकित्सा छात्रों को उनकी पढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवच प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यह देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना है जिसमें चिकित्सा छात्र को उनकी पढ़ाई की पूरी अवधि में राज्य सरकार द्वारा बीमा प्रदान किया जा रहा है। ये देश की पहली ऐसी बीमा योजना है जिसमें चिकित्सा छात्र को उनकी पढ़ाई की पूरी अवधि में राज्य सरकार के द्वारा बीमा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और प्रदेश के मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के 18 से 35 वर्ष, कितने 18 से लेकर के 35 वर्ष के चिकित्सा छात्रों को उनकी पढ़ाई के दौरान ये स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा इंपॉर्टेंट है। योजना के अंतर्गत छात्रों को 2 लाख का मेडिक्लेम प्राप्त होगा। कितने लाख का? 2 लाख का मेडिक्लेम प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा। और यहां पर यह भी देखिए, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के अंतर्गत स्थायी डिसेबिलिटी और मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम कैशलेस कार्ड प्रदान किया जाएगा। कब की स्थिति में 10 लाख होगा? व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा या फिर अस्थायी रूप से कोई अयोग्यता आ जाती है तब, और मृत्यु होने पर। ठीक है, और योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का अस्थायी डिसेबिलिटी कवर भी शामिल है। अगर मतलब अस्थायी रूप से कोई अयोग्य हो जाता है तो उसे 5 लाख रुपए का कवर प्रदान किया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय, स्वशासी, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत यहाँ पर 15,000 से अधिक छात्र इसमें लाभान्वित होंगे। तो कितने? 15,000 से अधिक छात्र इसमें लाभान्वित होंगे। ठीक है, ये योजना पर यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। अगली योजना की तरफ चलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। एकदम से जोर शोर से तैयारी करिए, एकदम से लगन से, जोश और जुनून के साथ आपकी तैयारी स्टार्ट होनी चाहिए। और ये सारी ऐसी चीजें हम आपको करवा रहे हैं जहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन आना तय है। क्वेश्चन है, देश की पहली भूतापी बिजली परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। देश की पहली भूतापी परियोजना कहां पर स्थापित की जा रही है? पूगा गांव में, नीमो गांव में, न्योमा या फिर खेमी। विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, पूगा गांव में। ऑप्शन ए सही हो जाता है, पूगा गांव में। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कवर करते हैं। तो देश की पहली भूतापी परियोजना ये लद्दाख, उसमें भी देश की पहली भूतापी परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित की जाएगी। कहां पर? लद्दाख में भी, पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में।
तो वैज्ञानिकों ने पुगा की पहचान देश में भूतापी ऊर्जा के हॉट स्पॉट के रूप में की है। हॉट स्पॉट मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस था, इसीलिए पुगा की पहचान की गई और यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है पहला भूतापी परियोजना स्थापित की जा रही। देश की पहली भूतापी परियोजना कहाँ पर? पूर्वी लद्दाख के पुगा गांव में। ठीक है, देश की पहली भूतापी बिजली परियोजना जिसे भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना के रूप में जाना जाता है, इसको वर्ष 2022 के अंत तक चालू करने की योजना है। कब तक? 2022 के अंत तक चालू करने की योजना है। इसके तहत 10 पड़ोसी गांवों को 24 घंटे मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। 24 घंटे मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी इस परियोजना के तहत। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारी परियोजना, उससे रिलेटेड प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गोवर्धन योजना शुरू की? गोवर्धन योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? गोवर्धन योजना। पशुपालन, पेट्रोलियम, कृषि या फिर पेयजल और स्वच्छता? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा गोवर्धन योजना शुरू की गई। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम कवर करते हुए चलते हैं। तो 3 फरवरी 2021 को देश भर में गोवर्धन गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए एकीकृत वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया। और साथ ही साथ में 30 अप्रैल 2018 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती द्वारा हरियाणा के करनाल में स्थित राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान से गोवर्धन योजना का शुभारंभ किया गया। कहां से? हरियाणा के करनाल से। हरियाणा के करनाल से डेयरी शोध संस्थान से गोवर्धन योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, गोवर्धन योजना बहुआयामी उद्देश्य रखती है। इसके उद्देश्यों को 6 प्रमुख बिंदुओं में रखा जा सकता है। तो 6 प्रमुख जो बिंदु हैं वो देखिए। इसका जो उद्देश्य, गांव को बायो ऊर्जा उपलब्ध कराकर उन्हें स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना। यानी कि बायो ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा के अंतर्गत आती है, इससे प्रदूषण बहुत कम होता है। स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा। कृषि हेतु कार्बनिक उर्वरक प्रदान करना। जब आप बायोगैस का उत्पादन होता है तो अपशिष्ट जो निकलता है उसे हम उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो बायोगैस संयंत्रों के निर्माण, प्रबंधन आदि कार्यों के माध्यम से गांव में रोजगार के नए अवसर का सृजन करना। ठीक है, और कार्बनिक अपशिष्टों के उचित प्रबंधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, फिर है स्वच्छ परिवेश और स्वच्छ ईंधन के प्रयोग के माध्यम से अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना। तो ये सारी चीजें इसके जो उद्देश्य हैं ये हैं 6 पॉइंट में। ठीक, क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे, टाइम बहुत ही कम लगेगा, मतलब उतना लगेगा जितने से आपकी नॉलेज बढ़े, जितने से आपके क्वेश्चन तैयार हो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे कम टाइम में, और एक भी पॉइंट इसमें बचेगा नहीं। ये सारे पॉइंट ऐसे थोड़ी ना नोट हो गए हैं, ये सारे पॉइंट खोजने पड़ते, लिखने पड़ते, टाइप करने पड़ते, फिर आप लोगों तक पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, केरल सरकार द्वारा राज्य को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया गया? केरल सरकार के द्वारा राज्य को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट, ये सारी योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विकल्प हमारे यहाँ पर सही हो जाता है केरल ज्ञान मिशन। ऑप्शन डी सही हो जाता है केरल ज्ञान मिशन। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम कवर करते चलते हैं। केरल ज्ञान मिशन का उद्देश्य केरल राज्य को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। केरल ज्ञान मिशन का उद्देश्य केरल राज्य को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। ठीक, आगे, ये मिशन शिक्षित युवाओं के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ये मिशन शिक्षित युवाओं के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो उन्हें अद्यतन कौशल से युक्त करने और उनके ज्ञान में वृद्धि करने के साथ साथ बदलते बाजार की चुनौतियों का सामना करने हेतु सक्षम बनाता है। तो ये मिशन किसके लिए है? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जैसे कि जो मतलब नई कौशल टेक्नोलॉजी है वो सीख सके, उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके, और साथ ही साथ में उसी के साथ जो मतलब बाजार की बदलती हुई चुनौतियां हैं उसका सामना वो कर सके। अब इस प्लेटफॉर्म से प्रति वर्ष लगभग 3 लाख रोजगार सृजित होंगे। तो बहुत ही अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिलेगा सभी के लिए जो बेरोजगार है। और इस मिशन का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इस मिशन का संचालन राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक रणनीतिक थिंक टैंक के रूप में केरल विकास और नवाचार रणनीति परिषद के द्वारा किया जा रहा है इस मिशन का संचालन। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट होते हैं इस मिशन से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
और अगर सच में वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ईमानदारी के साथ लाइक और शेयर जरूर करिए। सभी स्टूडेंट कम से कम अपने 5 दोस्तों में शेयर करेंगे। क्वेश्चन है, किस राज्य में निर्धनों को 5 रुपए में किफायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ योजना की शुरुआत की गई? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी सही होता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम कवर करते हुए चलते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डिजिटल तरीके से माँ योजना का शुभारंभ किया। किसने किया है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? प्रेजेंट टाइम में है ममता बनर्जी। इन्होंने इसकी माँ योजना का शुभारंभ किया। अब इस योजना में होगा क्या? इस योजना के तहत राज्य सरकार निर्धनों को 5 रुपए के किफायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराएगी। किसमें? 5 रुपए के किफायती मूल्य पर यह भोजन उपलब्ध कराएगी। योजना के अंतर्गत 5 रुपए में लोगों को थाली में दाल, चावल, सब्जी और अंडा करी मिलेगी। तो 5 रुपए में भाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यह सरकार प्रति प्लेट 15 रुपए की सब्सिडी वहन करेगी। 15 रुपए की सब्सिडी सरकार वहन करेगी और 5 रुपए में सभी को उपलब्ध कराएगी। स्वयं सहायता समूह प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक, 1 बजे से 3 बजे के बीच रसोइयों का संचालन करेंगे। ठीक है, 1 बजे से 3 बजे तक। क्वेश्चन है, रिवार्ड परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली सहायता राशि कितनी है? रिवार्ड परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा की जाने वाली सहायता राशि कितनी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है 350 करोड़ रुपए। कितनी है? ऑप्शन सी सही हो जाता है 350 करोड़ रुपए। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा अभिनव विकास परियोजना जिसका नाम है रिवॉर्ड, इसका फुल फॉर्म है रिजुविनेटिंग वाटर सेट्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलेंस की स्पेलिंग यहाँ पर LIENCE थ्रू THROUGS थ्रू इनोवेशन डेवलपमेंट है। तो रिवॉर्ड का फुल फॉर्म है। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा अभिनव विकास परियोजना के माध्यम से कृषि पुनरुत्थान के लिए जल पुनर्विकास के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट हम कवर करते हुए चलेंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस परियोजना के लिए जो अनुमानित खर्च है ये 500 करोड़ रुपए का। कितना है? 500 करोड़ रुपए का है, जिसमें से विश्व बैंक 350 करोड़ रुपए की सहायता ये प्रदान करेगा। 500 करोड़ में से विश्व बैंक दे रहा है 350 करोड़ रुपए। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखिए, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य इसका है कि जल प्रबंधन और उन्नत फसल क्षेत्र सुनिश्चित करना। जल प्रबंधन और उन्नत फसल क्षेत्र सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, जल प्रबंधन। और इस परियोजना के अंतर्गत 10,000 भूमिहीन व्यक्तियों सहित लगभग 1.9 लाख लोग लाभान्वित होंगे। अच्छी खासी परियोजना है। परियोजनाएं वही अच्छी मानी जाती है जिसमें कम लागत हो लेकिन फायदा ज्यादा लोगों को हो। अब यहाँ पर ये देखिए, इस परियोजना से उड़ीसा के 7 जनपद, इस परियोजना को उड़ीसा के 7 जनपदों संबलपुर, ढेंकनाल, नयागढ़, देवगढ़, कोरापुट, नवरंगपुर एवं सुंदरगढ़ में लागू किया जाएगा। तो बस आप इतना जानते रहिए, इस परियोजना को ओडिशा के 7 जनपदों में लागू किया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी आप देख रहे हैं सभी एक से बढ़कर एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप इसको अलग कर ही नहीं सकते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आयुष्मान CAPF योजना की शुरुआत की? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों और उनके आश्रितों, कर्मियों के साथ साथ उनके आश्रितों के लिए आयुष्मान CAPF योजना की शुरुआत की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, गुवाहाटी में। ऑप्शन डी सही होता है गुवाहाटी में। पॉइंट कवर करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी, असम में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आयुष्मान CAPF योजना का शुभारंभ किया। ये योजना कब शुरू की गई? तो ये योजना पराक्रम दिवस किसे कहते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन होता है उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये योजना आयुष्मान CAPF योजना ये शुरू की गई पराक्रम दिवस पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर।
ठीक है। और ये योजना CAPF के जवानों और परिजनों के, उनके परिजनों जो उन पर आश्रित हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए शुरू की गई। किसके लिए? स्वास्थ्य से संबंधित है ये आयुष्मान। अब देश के सभी CAPF कर्मियों और उनके परिजनों को 24,000 अस्पतालों में कार्ड स्वाइप के साथ मुफ्त में इलाज मिलेगा। ठीक। और आपको यहां पर बताते चलते हैं, वर्ष भर में सभी कर्मियों का और 3 वर्ष में एक बार उनके परिवारजनों का परीक्षण किया जाएगा। मतलब 1 साल में सभी कर्मियों का और 3 साल में उनके परिवारजनों का परीक्षण किया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक। तो यहां पर सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कौन सी कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कामेंग जल विद्युत परियोजना है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम कवर करते हुए चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है NTPC। NTPC ने जानकारी प्रदान की कि उसकी सहायक उत्तर पूर्व इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड की कामेंग जल विद्युत परियोजना, देखिए ये कामेंग जल विद्युत परियोजना का संबंध कहां से है, तो इस लाइन में समझ में आता है। जो NTPC कंपनी है उसकी सहायक उत्तर पूर्व इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड की कामेंग जल विद्युत परियोजना है। तो इसकी चौथी इकाई व्यावसायिक रूप से शुरू कर दी गई है और जिसकी क्षमता है 150 मेगावाट। कितनी है? 150 मेगावाट। और आपको बताते चलते हैं इसकी 3 इकाइयां, 150 मेगावाट की 3 इकाइयां पहले ही चालू हो चुकी हैं। ठीक है। और चौथी इकाई के शुरू होने के साथ ही NTPC समूह की जो वाणिज्यिक क्षमता है ये 64,075 मेगावाट हो गई है। ठीक है। तो चौथी जब शुरू हुई तो कितनी हो गई है? 64,075 मेगावाट हो गई है। हमारा अगला पॉइंट इसमें है, ये परियोजना रन ऑफ द रिवर योजना के तहत विकसित की गई। ये परियोजना किसके तहत विकसित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, PCS वगैरह के लेवल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी क्वेश्चन पेपर टफ करना होता है। और ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिला में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश का पश्चिम कामेंग जिला है, वहां पर स्थित है। और इस परियोजना हेतु बिचौम और टेंगा नदी, ध्यान रखिएगा बिचौम और टेंगा नदी दोनों कामेंग नदी की उपनदी हैं। इसके पानी की प्रवाह का उपयोग किया गया है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले में स्थित है और ये इस परियोजना में देखिए कामेंग नदी की बात हो रही है तो इस परियोजना हेतु बिचौम और टेंगा नदी के पानी के प्रवाह का उपयोग किया गया है। और ये बिचौम और टेंगा आपसे एकदम से क्लियर पूछ लिया जाएगा किसकी सहायक नदी है या किसकी उपनदी है, तो ये है कामेंग। ठीक है। और इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट, 150 मेगावाट की 4 इकाई स्थापित हो चुकी है। और आपको बताते चलते इस परियोजना के अंतर्गत बिचौम बांध और टेंगा बांध दोनों कंक्रीट ग्रेविटी बांध हैं। इसकी ऊंचाई 69 मीटर और 24.5 मीटर है, ध्यान रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाते हैं कवर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी सही हो जाता है, यमुना नदी। ऑप्शन बी सही होता है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना को मंजूरी प्रदान की है, तो विकल्प यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, यमुना नदी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करते हुए चलते हैं। बिजली उत्पादन के अलावा 6 राज्यों को इस परियोजना से सिंचाई और शुद्ध पेयजल भी प्राप्त होगा या फिर प्रदान किया जाएगा। तो 6 राज्यों की इस परियोजना से सिंचाई और शुद्ध पेयजल, यानी कि बिजली तो है ही ना, बिजली उत्पादन होगा, साथ ही साथ में सिंचाई और शुद्ध पेयजल, ये 3 उद्देश्य की पूर्ति ये करेगी लखवाड़ बिजली परियोजना। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बिजली परियोजना तो सभी बिजली पर ही टिक करेंगे, लेकिन बिजली के साथ साथ सिंचाई और शुद्ध पेयजल भी इससे मिलेगा। तो इन 6 राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश इसमें शामिल है। क्लियर है। और इस परियोजना से उत्तराखंड को प्रतिवर्ष 572.54 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी इस परियोजना के तहत। परियोजना का नाम क्या है? परियोजना का नाम है लखवाड़ बिजली परियोजना। ठीक है, लखवाड़ बिजली परियोजना। और इस परियोजना की कुल लागत जो राशि है ये 5,747.17 करोड़ रुपए है। ठीक है।
और परियोजना से जुड़ी सिंचाई और पेयजल व्यवस्था पर केंद्र सरकार कुल 90% खर्च करेगी और शेष 10% राशि को 6 राज्यों के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा। तो 90% केंद्र खर्च कर रही है और 10% जो बचता है, तो जो जितने 6 राज्यों में ये परियोजना शुरू की जा रही है तो सभी ये मिलकर के साझा करेंगे। और 6 राज्य याद रखिएगा, 6 राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है परियोजना के निर्माण को कार्य उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। परियोजना के निर्माण का जो कार्य है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। लखवाड़ परियोजना को वर्ष 1976 में मंजूरी प्रदान की गई थी। लखवाड़ परियोजना को 1976 में ही मंजूरी प्रदान की गई थी, लेकिन इस परियोजना का कार्य वर्ष 1992 में 1992 में रोक दिया गया था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे कवर होते हैं। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने किस संस्था के साथ मिलकर बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए अनुबंध किया है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी, ऑप्शन सी। हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने किस संस्था के साथ मिलकर के बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए अनुबंध किया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी के साथ। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा प्रभाव आधारित बाढ़ पूर्वानुमान तंत्र इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम के लिए यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी के साथ अनुबंध स्थापित किया। किसके साथ? तो यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी के साथ अनुबंध स्थापित किया। और ये परियोजना नेशनल स्पेस इनोवेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? NSIP के अंतर्गत आती है, नेशनल स्पेस इनोवेशन प्रोग्राम। आगे, इस परियोजना पर खर्च जम्मू कश्मीर सरकार को नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, और आगे देखिए, प्रभाव आधारित बाढ़ पूर्वानुमान तंत्र से लोगों को उनके घरों, फसलों, पशुधन और परिवहन मार्गों पर बाढ़ के प्रभाव की भविष्यवाणी की जा सकेगी, जो कि सरकार द्वारा बाढ़ की घटनाओं के दौरान आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए उपयोग किया जाएगा, जैसे कि इनको नुकसान न हो, घरों को, फसलों को, पशुधन, परिवहन मार्ग, इन सभी से उनके नुकसान को बचाया जा सके। ठीक है, आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 2000, 5000, 10,000 या फिर 12,000 रुपये? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, 5,000 रुपये। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को 5,000 रुपये विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करते हुए चलते हैं। तो कक्षा 9 के 1000, 9 कक्षा 1000 मेधावी छात्र 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। और इसका उद्देश्य स्कूली स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना है? माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इस योजना के तहत दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र जिन्होंने कक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे परीक्षा के लिए पात्र हैं। और SC, ST जो हैंडीकैप्ड हैं या फिर OBC श्रेणी से संबंधित छात्रों को 5% तक की छूट प्रदान की जाएगी। ठीक, तो ये रही ये योजना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रतले पनबिजली परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? रतले पनबिजली परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? गंगा, यमुना, चिनाब या फिर मूसी नदी? ऑप्शन सी सही हो जाता है, चिनाब नदी पर, ऑप्शन सी चिनाब। तो रतले पनबिजली परियोजना के लिए 5,281.94 करोड़ रुपए के निवेश हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। यहाँ पर ये देखते चलिए, 850 मेगावाट क्षमता वाली ये पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत। कितने मेगावाट की क्षमता है इसकी? 850 मेगावाट की क्षमता है। और ये पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर का एक जिला है जिसका नाम है किश्तवाड़ जिला, और नदी कौन सी? चिनाब नदी। ये सारे पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है।
और आगे यहाँ पर देखते हैं ये निवेश राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड दोनों के सहयोग से दोनों के संयुक्त उद्यम के द्वारा ये निवेश किया जाएगा। दोनों के द्वारा इस संयुक्त उद्यम में जो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम है वो 51% देगी और जो जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड है ये 49% देगी। ठीक है, तो 51 और 49% की भागीदारी है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फटाफट से एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। कहीं पर भी अगर हमारी मेहनत में कोई कमी हो तो बिल्कुल भी मत करिएगा, लेकिन अगर आपको कमी नहीं दिख रही है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। अगर कमी दिख रही है तो डिसलाइक करके जाइए, नहीं कमी दिख रही है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। इतनी कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम बोल रहे हैं तो आपको लाइक और शेयर करना चाहिए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड ने ओमान में कितनी क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है? 25 मेगावाट, 50, 75 या फिर 125 विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 25 मेगावाट। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करते हैं। ये स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड द्वारा ओमान में चालू की गई दूसरी परियोजना है। कौन सी परियोजना है? दूसरी परियोजना है। और आपको बताते चलते हैं, पहली जो परियोजना थी ये कंपनी ने जून 2020 में ओमान में अपनी पहली 125 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की थी। पहली कब शुरू की थी? 2020 में। कितने मेगावाट की? 125। और इस बार की कितनी है? इस बार की है 25 मेगावाट। तो ओमान अपनी बिजली उत्पादन क्षमताओं का विस्तार अक्षय ऊर्जा पर आधारित बिजली परियोजनाओं के माध्यम से करना चाहता है। अक्षय ऊर्जा जो कभी खत्म ना हो। क्लियर है? चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राजक्विक, सक्षम और समर्थ नामक 3 योजनाएं शुरू की गई हैं? हाल ही में किस राज्य में राजक्विक, सक्षम और समर्थ नामक 3 योजनाएं शुरू की गई हैं? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाता है, राजस्थान। राजस्थान में ये तीनों परियोजनाएं शुरू की गई। चलिए इससे रिलेटेड एक एक पॉइंट हम कवर करते हुए चलते हैं। तो राजस्थान के कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जिसका नाम है अशोक चंदाना, इन्होंने 3 योजनाओं जिसका नाम है राजक्विक, सक्षम और समर्थ योजना का शुभारंभ किया। आप लोग इतना हम बोलते जाएंगे, आप सुनते जाएंगे ना कि सारी चीजें आपकी वैसे ही तैयार हो जाएंगी। बस एक बार और वीडियो देखना है तो सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रीम टाइप का वीडियो है ना तो उसे जरूर देखना चाहिए। ये तीनों योजनाएं प्रदेश के युवाओं के साथ साथ सभी वर्गों को कौशल विकास से जोड़ने हेतु राजस्थान कौशल एवं आजीविका निगम द्वारा शुरू की गई हैं। किसके द्वारा शुरू की गई हैं? राजस्थान कौशल एवं आजीविका निगम के द्वारा ये शुरू की गई हैं। ये युवाओं के साथ साथ सभी वर्गों के कौशल विकास से जोड़ेंगे ये योजनाएं। तो एक एक योजना कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहले समर्थ कौशल से आत्मनिर्भर। समर्थ कौशल से आत्मनिर्भर यानी कि समर्थ योजना का उद्देश्य क्या है? प्रदेश की महिलाओं, विशेष एवं वंचित वर्गों, पिछड़े एवं हाशिए पर मौजूद परिवारों के लोगों की क्षमताओं को बढ़ावा एवं रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमिता आधारित कौशल को बढ़ावा देना और युवाओं को आजीविका अर्जन के लिए समर्थ बनाना है। ये समर्थ का मतलब कौशल रूप से ये आत्मनिर्भर बनाना। आगे यहां पर देखेंगे सक्षम का मतलब है सक्षम युवा, सक्षम राजस्थान। तो सक्षम जो योजना है यह स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान है, एक तरीके से आप ये जानिए। और इसके अंतर्गत क्या है? प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर अपना स्वयं का व्यवसाय या सामूहिक रोजगार तैयार कराना है। ठीक, नेक्स्ट है राजक्विक ये रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम है। तो राजक्विक योजना में राज्य के बेरोजगार युवाओं को बाजार प्रासंगिक कौशल का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर प्रदान करना। जिस तरीके से मतलब चल रहा है कि बाजार में जैसे भी कुशलता की मांग है तो वो कुशलता प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करना है राजक्विक योजना का मतलब। ठीक है, तो ये सारा राजक्विक, सक्षम और समर्थ मैंने तीनों आपको बता दिया। ये तीनों में क्या क्या है अलग अलग, इसमें डिफरेंस क्या क्या है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाल ही में 24 घंटे में कंक्रीट की सबसे लंबी सड़क बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। यह रिकॉर्ड किस एक्सप्रेसवे परियोजना का हिस्सा है? 24 घंटे में कंक्रीट की सबसे लंबी सड़क बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, तो ये रिकॉर्ड किस परियोजना का हिस्सा है, किस एक्सप्रेस वे परियोजना का हिस्सा है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। दिल्ली बड़ोदरा मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे परियोजना का ये हिस्सा है। ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो एनएचआई के एक ठेकेदार ने 4 लेन के राजमार्ग पर 24 घंटे में 2580 मीटर लंबी पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और एनएचआई के जो ठेकेदार हैं पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने इस कारनामे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता प्रदान की गई। मतलब जो एनएचआई के ठेकेदार हैं पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। ऑप्शन ए सही हो जाता है, डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। 25 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती मनाई गई, 25 दिसंबर को ना। तो इस उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, इन्होंने पुस्तक अटल तो अटल हैं इनका विमोचन किया। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ही है, अटल तो अटल हैं, तो इसीलिए इनकी जयंती के अवसर पर इसे विमोचित किया गया। और किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। 24 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुस्तक हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश, हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश, इसका विमोचन किया। ये भी जानते रहिए। और इस पुस्तक में मध्य प्रदेश के लगभग 1000 स्थानों के नामकरण से संबंधित जानकारी संकलित और प्रकाशित की गई है। 1000 नाम जो 1000 जो स्थान है उनका नामकरण संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। किसमें? हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है पुस्तक एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प आप सभी के सामने, तो जल्दी जल्दी से आप लोग बताते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, और सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। बस आप लोगों को सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। कंटेंट प्रोवाइड कराना मेरा काम है, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कम से कम आप हमें मोटिवेट करने के लिए, और अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो हम आपके बिना एकदम से मतलब पॉसिबल ही नहीं मेरा अस्तित्व। तो आप लोग शेयर और लाइक जरूर करते रहिए। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, डॉक्टर स्तुति शर्मा। और कंटेंट में कोई भी कमी नहीं मिल सकती आपको। देखिए, चाहे आप पेड क्लासेस करें, चाहे आप कोचिंग में जाएं, इससे बेटर अगर आपको मैटर मिल जाए तो आप बताइएगा। चैलेंज के साथ कहते हैं वनडे एग्जाम टारगेट का मैटर हमेशा टॉप पर रहेगा, एकदम से बेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा हमेशा। अब यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने पुस्तक एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का विमोचन किया। और आपको बताते चलते हैं ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर स्तुति शर्मा के द्वारा लिखी गई है, एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। और आपको यहाँ पर बताते चलते हैं इस पुस्तक में प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स जैसे जटिल विषय को सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया। प्लांट ब्रीडिंग, ये क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स पर अपनी तरह की पहली पुस्तक है जिसमें बताया गया प्लांट ब्रीडिंग कैसे, प्लांट ब्रीडिंग मतलब प्लांट की नई प्रजातियों को जेनेटिक्स के माध्यम से कैसे कैसे उसे उत्पन्न किया जाता है, आगे कैसे बढ़ाया जाता है। प्लांट ब्रीडिंग को अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रजाति और अलग किस्म की, अलग ढंग से, एकदम से एडवांस टाइप की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक है इंडियन 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी जल्दी से फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। विकल्प कौन सा सही होता है? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, आर कौशिक। ऑप्शन बी, आर कौशिक। इंडियन 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक ऑप्शन बी सही हो जाता है, आर कौशिक।
अब यहाँ पर आप देखते रहिए, इस पुस्तक का विमोचन भारत के पूर्व हरफनमौला क्रिकेटर और वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने किया और इस पुस्तक के लेखक हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार आर कौशिक। और ये पुस्तक किसके बारे में बात करती है, तो इस पुस्तक में भारत की पहली 12 ऑस्ट्रेलिया यात्राओं का उल्लेख इन्होंने किया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तक है मेकिंग ऑफ अ जनरल ए हिमालयन इको, इसके लेखक कौन है? विकल्प कौन सा सही होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, कोनसम हिमालय सिंह। मेकिंग ऑफ अ जनरल ए हिमालयन इको, इसके लेखक हैं कोनसम हिमालय सिंह। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये मणिपुर के राज्यपाल हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के राज्यपाल के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो मणिपुर के राज्यपाल हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला और इस पुस्तक में मणिपुर को लैंड ऑफ एमरल्ड्स के रूप में रेखांकित किया गया है। और अगला पॉइंट है, इस राज्य को अस्पष्टीकृत स्वर्ग अनएक्सप्लोर्ड पैराडाइज के रूप में जाना जाता है। और इस पुस्तक में कारगिल युद्ध पर एक अध्याय है और सियाचिन ग्लेशियर का भी उल्लेख इसमें किया गया है इस किताब में। और आपको बताते चलते हैं, कोनसम हिमालय सिंह लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले अधिकारी हैं और ब्रिगेडियर और मेजर जनरल के रैंक तक पहुंचने वाले मणिपुर के पहले सैन्य अधिकारी हैं। तो ये कोनसम के नाम पूर्वोत्तर से एक रिकॉर्ड भी है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के पहले अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचने वाले, और ब्रिगेडियर और मेजर जनरल के रैंक तक पहुंचने वाले मणिपुर के पहले सैन्य अधिकारी। यहाँ पर पहले सैन्य अधिकारी हैं और ये पहले अधिकारी। आ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। यहाँ पर देखिए, पुस्तक है बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? पुस्तक है बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी ये भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं पूर्व उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। इस पुस्तक के लेखक पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी हैं। इस पुस्तक में उन्होंने अपने राजनयिक जीवन और राज्यसभा के सभापति के रूप में अपने कई अनुभवों का उल्लेख किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बुक से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन है, पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही चर्चा में है। तो इसकी लेखिका हैं प्रियंका चोपड़ा जोनस। अनफिनिश्ड ए मेमोयर ये पुस्तक लिखी है प्रियंका चोपड़ा जोनस ने। बहुत ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है 100%। तो आपको इस पुस्तक के बारे में बताते चलते हैं। ये संस्मरण है, इसमें इन्होंने भारत में बिताए बचपन, अमेरिका में किशोरी के तौर पर बिताए गए समय के बारे में और कई अनकही और अनसुनी बातों का उल्लेख किया है प्रियंका चोपड़ा जोनस ने। आप सभी इनके बारे में जानते होंगे। इसमें उनके यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर, मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने सहित अभिनय करियर का भी उल्लेख किया गया है और इस समय ये अमेरिका में रह रही हैं। ठीक है, तो ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, अनफिनिश्ड मेमोयर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन सही होता है हमारे यहाँ पर डी, हंटर बिडेन। हंटर बिडेन ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो प्रेजेंट टाइम है जो बिडेन, इनके बेटे हैं। इन्होंने ये पुस्तक लिखी ब्यूटीफुल थिंग्स, ये इनका संस्मरण है। और आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, यहाँ पर देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे हंटर बिडेन। और इस पुस्तक में उन्होंने अपने संस्मरण मादक द्रव्यों के सेवन के अपने संघर्षों का उल्लेख किया है और यहीं पर बताया है कि इस पुस्तक में बिडेन ने अपनी व्यक्तिगत कहानी के साथ साथ विभिन्न पारिवारिक घटनाओं का भी उल्लेख किया है। और इस पुस्तक में हंटर बिडेन के द्वारा नशा के सेवन करने और उससे दूर करने के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं, सारे स्ट्रगल को बताते हैं और ये हंटर बिडेन के द्वारा लिखी गई किताब है, संस्मरण है इनका, जो कि जो बिडेन के बेटे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक है फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप, इसके लेखक कौन है? उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, मोहम्मद जीशान। ऑप्शन ए सही होता है मोहम्मद जीशान।
तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद जीशान है, जो विदेशी मामलों के स्तंभ लेखक, सलाहकार और स्वतंत्रता राजपत्र के प्रथम संपादक हैं। और इस पुस्तक में ये समझाने की कोशिश की गई है कि एक आम भारतीय नागरिक को विदेश नीति की परवाह क्यों करनी चाहिए और एक अधिक सक्रिय विदेश नीति कैसे आर्थिक विकास को घर तक पहुंचा सकती है। तो इन्होंने इसमें विदेश नीति के बारे में फोकस किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पुस्तक है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है पुस्तक अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा के लेखक कौन है? विकल्प 4 दिए गए हैं, ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, विधु विनोद चोपड़ा एवं अभिजीत जोशी। इस पुस्तक के लेखक हैं फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी। ठीक है, और इस पुस्तक में लेखक ने अपने जीवन और सिनेमा की लंबी यात्रा का उल्लेख किया है। कश्मीर के एक छोटे से मोहल्ले वजीरवाग के रहने वाले चोपड़ा ने अपने 30 वर्ष के फिल्मी करियर में मुन्ना भाई, MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, पीके और संजू जैसी हिट फिल्में दी हैं। तो ये नोट करने का, ये यहाँ पर बताने का आपका रीज़न ये था। कभी मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, देखिए इनकी किताब चर्चा में है, तो मान लीजिए किताब ना डायरेक्टली पूछ करके कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। तो लगे रहे मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, पीके, संजू, मुन्ना भाई, MBBS, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए अगले इंपॉर्टेंट मूवीज़ हैं, तो यहाँ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आराम से बन सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पुस्तक है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक कौन है? जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक कौन है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन ए, विनय सीतापति। विनय सीतापति की पुस्तक है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। और इस पुस्तक में 1920 में हिंदू राष्ट्रवाद की उत्पत्ति से लेकर के 1998 से 2004 के बीच बीजेपी सरकार के गठन तक का संक्षिप्त विश्लेषण किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की जीवनी, हाफ लायन, हाउ PV नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म इंडिया के भी लेखक हैं। ये लेखक जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा, यानी कि विनय सीतापति इस पुस्तक के भी लेखक थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की जीवनी थी, हाफ लायन, हाउ PV नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म इंडिया, इसके भी लेखक ये थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जब पुस्तकें ऐसी ही आ रही हैं तो नाम ऐसे ही तो लिखा जाएगा। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, N.K. सिंह। पूरे अंग्रेजी की तरफ हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो किताबें भी ऐसे ही आएंगी, और किसी दिन ऐसा होगा कि मतलब लगभग जो अच्छी किताबें हैं अगर अनुवाद ना किया जाए, हिंदी में अवेलेबल नहीं रहेंगी, और फिर अंग्रेजी में जिसके पास जानकारी नहीं रहेगी, उतना पढ़ने में उसको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, वो चीज़ें भी नहीं सीख पाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, इसलिए इंग्लिश की ज़रूरत पड़ने लग जाती है कभी कभी। ऑप्शन बी सही हो जाता है, N.K. सिंह। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रखिए, बड़ी ज़रूरी होती है। उत्तर आपका सही हो जाता है N.K. सिंह, ऑप्शन बी। तो ये पुस्तक N.K. सिंह की जीवनी है। और N.K. सिंह कौन है? N.K. सिंह वर्तमान में भारत सरकार के वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आप सभी जानते हैं N.K. सिंह। तो N.K. सिंह की ये बायोग्राफी है, कौन सी बुक? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी सही हो जाता है। और ये पूछा जाता है कि किसकी जीवनी है, तो N.K. सिंह की ही जीवनी है, बायोग्राफी इन्होंने लिखी। और अपनी पुस्तक में उन्होंने व्यक्तिगत घटनाओं से लेकर के राष्ट्रीय गतिविधियों को भी शामिल किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑन द ट्रायल टू बुद्धा ए जर्नी ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन है? हाल ही में ऑन द ट्रायल टू बुद्धा ए जर्नी ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन है? उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, दीपांकर ईरान। ऑप्शन ए सही होता है दीपांकर ईरान। तो बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। और ये पुस्तक मूलतः प्राचीन भारतीय संस्कृति व सभ्यता के अवशेष को चीन, जापान व कोरिया के मठों, मंदिरों और भित्ति चित्रों में ढूंढती है, जो एशिया के भिक्षुओं द्वारा संरक्षित किया गया है। एशिया के भिक्षुओं को द्वारा ये संरक्षित किया गया है, यानी कि चीन, जापान और कोरिया में भी ये मिलती है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट पुस्तक हमारी है, पुस्तक है, अगला हमारा क्वेश्चन है पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, इसके लेखक कौन है? पुस्तक है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, वेरी गुड, ऑप्शन सी GBS सिद्धू। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। ये पुस्तक खालिस्तान आंदोलन और उस समय के वरिष्ठ राजनेताओं की भूमिका पर प्रकाश डालती है। और इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है? इस पुस्तक का उद्देश्य ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद की घटना चक्र के पीछे की सच्चाई को उजागर करना है। तो खालिस्तान आंदोलन और यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद की घटनाक्रम के पीछे की सच्चाई को उजागर करना है इस पुस्तक का उद्देश्य। और GBS सिद्धू 26 वर्षों तक रॉ में सेवारत रहे और 1998 में विशेष सचिव के पद से ये सेवानिवृत्त हुए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, पुस्तक है माई लाइफ इन डिजाइन। माई लाइफ इन डिजाइन ये किसने लिखी है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है माई लाइफ इन डिजाइन लिखी है गौरी खान ने। ऑप्शन डी सही हो जाता है, शाहरुख खान की वाइफ है ये गौरी खान। ये पुस्तक इंटीरियर डिज़ाइनर गौरी खान ने लिखी है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का ये काम करती है, जैसे घर वगैरह को किस तरीके से मतलब डेकोरेट किया जाए, किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैसे डिज़ाइन किया जाए, ये सारे काम ये करती हैं। ये एक कॉफ़ी टेबल बुक है और इस पुस्तक में गौरी ने एक डिज़ाइनर के रूप में अपनी यात्रा के विषय में लिखा है। डिज़ाइनर के रूप में अपनी यात्रा के विषय में लिखा है। और आपको बताते चलते हैं गौरी खान जानी मानी इंटीरियर डिज़ाइन कंपनी गौरी खान डिज़ाइंस, इनकी कंपनी है गौरी खान डिजाइन्स की मालकिन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक कौन है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है डी विकास खन्ना। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक है विकास खन्ना, ये शेफ हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं मशहूर शेफ विकास खन्ना। और इस पुस्तक में उन्होंने अपनी पहल फीड इंडिया के विषय में लिखा। फीड इंडिया के विषय में इन्होंने लिखा इस पुस्तक में, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड में। आपको बताते चलते हैं उन्हें इस पहल के लिए अक्टूबर में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित भी किया गया। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से इन्हें सम्मानित भी किया गया। हम अगली किताब पर चलते हैं। अगली किताब कौन सी है? पुस्तक है पूछी जा रही है संवाद उपनिषद। संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा किसने लिखी है? संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है गुलाब कोठरी। ऑप्शन बी गुलाब कोठरी। तो संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा के बारे में भी देख लेते हैं। गुलाब कोठरी इन दोनों पुस्तकों के लेखक जो हैं पत्रिका समूह के चेयरमैन हैं। तो इन दोनों पुस्तकों के लेखक पत्रिका समूह के चेयरमैन गुलाब कोठरी हैं। और पत्रिका समूह की स्थापना कर्पूर चंद कुलिस ने की थी। पत्रिका समूह की स्थापना कर्पूर चंद कुलिस के द्वारा की गई। और पत्रिका समूह ने कर्पूर चंद्र कुलिस के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार शुरू किया। तो इनके सम्मान में कर्पूर चंद कुलिस के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार शुरू किया गया। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सेलेक्ट कर करके क्वेश्चन एक करवाया जा रहा है। क्वेश्चन है अगला, वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए चेतन भगत है। ऑप्शन ए, ठीक है। चेतन भगत का ये 9वां उपन्यास है। कौन सा उपन्यास? ये इंपॉर्टेंट है, वन अरेंज्ड मर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में पूरा। ये इनका 9वां उपन्यास है और कुल मिलाकर के 11वीं पुस्तक है। 9वां उपन्यास होने के साथ साथ ये कुल मिलाकर के 11वीं इनकी पुस्तक है। और इस पुस्तक में एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में मर्डर मिस्ट्री का चित्रण किया गया है। इस पुस्तक में एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में मर्डर मिस्ट्री का चित्रण किया गया है। पूरी मर्डर मिस्ट्री का इसमें चित्रण किया गया है, ठीक है। आगे, चेतन भगत की आखिरी जो प्रकाशित पुस्तक थी वो कौन सी थी? द गर्ल इन रूम 105।
द गर्ल इन रूम 105, 105 में 105 में जो लड़की रहती है। अगला क्वेश्चन है, चेतन भगत की कुछ जो उपन्यास होते हैं अच्छे होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक है क्रिकेट द्रोण। ये पुस्तक है क्रिकेट द्रोण, इसके लेखक कौन है? क्रिकेट द्रोण के लेखक कौन है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन बी, जतिन परांजपे और आनंद बसु। जतिन परांजपे और आनंद बसु क्रिकेट द्रोण के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है? जतिन परांजपे और आनंद बसु हैं। और ये पुस्तक भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट कोचों में से एक वासुदेव जगन्नाथ परांजपे पर लिखी गई है। तो इम्पोर्टेंट बुक है। और इस पुस्तक में सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के क्रिकेट करियर आगे बढ़ाने में परांजपे के प्रभाव के विषय में जानकारी दी गई है। इन्होंने किस तरीके से इनकी हेल्प की और इनके क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाया। आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, पुस्तक है ग्रीन लाइट्स। एक पुस्तक है ग्रीन लाइट्स, इसके लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है ग्रीन लाइट्स, इसके लेखक कौन है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है मैथ्यू मैकनाघे। मैथ्यू मैकनाघे ग्रीन लाइट्स के लेखक हैं। ये इनकी पहली किताब है। अगला हमारा क्वेश्चन है किताब से ही रिलेटेड, बहुत बढ़िया। पुस्तक है द एंड गेम। द एंड गेम, इसके लेखक कौन है? ये पुस्तक है द एंड गेम, इसके लेखक हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन ए, एस हुसैन जैदी। ऑप्शन ए सही होता है एस हुसैन जैदी। पुस्तक है द एंड गेम, इसके लेखक हैं एस हुसैन जैदी। और ये पुस्तक राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंकवाद पर आधारित है। और आपको बताते चलते इससे पूर्व एस हुसैन जैदी द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें, जैसे इसमें ब्लैक फ्राइडे इंपॉर्टेंट, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू मुंबई और बाइकुला टू बैंकॉक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एस हुसैन जैदी के द्वारा जो ये किताबें लिखी गई ना, और ये भी इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये 26/11 के आतंकवादी हमलों पर आधारित एक HBO डॉक्यूमेंट्री टेरर इन मुंबई के सहयोगी निर्माता भी रह चुके हैं। तो 26/11 को जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी टेरर इन मुंबई, इसके सहयोगी निर्माता भी ये रहे हैं। ये रहा लास्ट में आज का सवाल आप सभी के लिए। पुस्तक है अनफिनिश्ड मेमोयर। ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यानी कि इसके पूरे चांसेस हैं। अनफिनिश्ड मेमोयर, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे कवर करवा रहे हैं, आपके लिए हम प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कम से कम बस लाइक और शेयर, अगर आप चाहते हैं गुरु दक्षिणा तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।